हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स जून से लेकर के जनवरी तक आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी के और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गोल्डन राइस के बारे में। हुआ यह है कि लेट 1990s में यानी कि 1990 के एरा में एक जर्मन साइंटिस्ट ने राइस के साथ थोड़ा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, यानी जो उसमें जीन का नॉर्मल अरेंजमेंट होता है उसके साथ छेड़छाड़ की, कुछ नए जीन्स इंसर्ट किए, जिसके तहत जो एक राइस की वैरायटी हमारे सामने आई उसको हमने कहा गोल्डन राइस या फिर सुनहरा चावल। अब ये जो सुनहरा चावल है ये ओरिजा सैटिव चावल की एक किस्म है। अब बात आती है हमने ये डेवलप क्यों किया, क्यों इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया। देखिए, जो चावल होता है उसमें एक बीटा कैरोटीन नाम की क्वालिटी, जो कि बेसिकली एक पिगमेंट है, उसकी कमी होती है। अब ये जो बीटा कैरोटीन है ये हमारा शरीर इस्तेमाल करता है विटामिन ए के प्रोडक्शन के लिए। तो यानी अगर आप समझें बीटा कैरोटीन आपके शरीर में नहीं जा रहा तो आपका शरीर विटामिन ए नहीं बना पाएगा, जिससे आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी से संबंधित जो जो बीमारियां हैं उनके शरीर में लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधेपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे डिजीज़ भी बढ़ जाते हैं जैसे मीजल्स, जो कि फेटल भी हो सकते हैं, यानी मृत्यु के कारण भी बन सकते हैं। और चावल नेचुरली ऐसा होता है कि उसमें बीटा कैरोटीन की कमी होती है, जिससे विटामिन ए बॉडी बना नहीं पाती। तो अब हुआ क्या है, ये जो गोल्डन राइस है या जो सुनहरा चावल है उसमें हमने विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए जीन इंसर्ट किए हैं। अब अगर आप लोग ये वाला चावल खाएंगे तो आपके बॉडी को भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन मिलेगा, जिससे कि आपका बॉडी जो है वो विटामिन ए बना पाएगी, जिससे विटामिन ए से होने वाली कोई भी बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है, यानी जीन्स के साथ हमने इंजीनियरिंग की है, उनको मॉडिफाई किया है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इस चावल के वैज्ञानिक विवरण वर्ष 2000 के आसपास प्रकाश में आया और 2005 आते आते एक नए किस्म के चावल की घोषणा कर दी गई, जिसको सुनहरा चावल 2 या फिर 2 कहा गया। उसमें यह है कि जो ये हमने गोल्डन राइस या फिर सुनहरा चावल बनाया है, इसकी मात्रा से भी 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन यहाँ पे होगा। तो यानी जो 1 है वो नॉर्मल आपके चावल से जो हम खाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है। जो इसका 2 वेरिएंट हमने 2005 वर्ष में अनाउंस किया है, उसमें इस 1 वाले से भी 25 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी। और जैसा मैंने आपको बताया, बीटा कैरोटीन है यहाँ पे, तो विटामिन ए हमारी बॉडी बना पाएगी। विटामिन ए बॉडी बना पा रही है तो मीजल्स या फिर बच्चों में जो अंधापन होता है, इस तरीके की भयंकर बीमारियाँ नहीं होंगी। अब इसका नाम सुनहरा चावल क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसमें बीटा कैरोटीन होता है उसकी वजह से ये जो चावल है ये गोल्डन कलर का दिखने लगता है, इसीलिए इसका नामकरण किया गया सुनहरा चावल। अब ऐसा है कि बांग्लादेश ऐसा विश्व में पहला देश बनने वाला है जो इसके प्लांटेशन को अप्रूव करने की कगार पे है। इसीलिए ये आगे बढ़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश में करीब 21% ऐसे बच्चे हैं जिनमें विटामिन ए की कमी है। और वो अब ये देखें कि विटामिन ए की कमी इसलिए है क्योंकि वो लोग चावल तो भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन जो चावल हम लोग खाते हैं उसमें बीटा कैरोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से बॉडी विटामिन ए नहीं बना पाती। और बंगाल, बिहार और उसके अलावा अगर बांग्लादेश के आप कुछ एरियाज देखें तो वहाँ पे चावल तो भरपूर मात्रा में खाया जाता है, चावल का सेवन किया जाता है, लेकिन समस्या वही है, हमारे जो चावल हैं उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत कम है, जिससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। तो इसी को देखते हुए बांग्लादेश पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो इसके प्लांटेशन को अप्रूव करे। जो गोल्डन राइस यहाँ पे कल्टीवेट किया गया है उसमें कुछ एक संस्था का कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जैसे कि फिलीपींस में बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अलावा बांग्लादेश में बेस्ड बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली इन तीनों संस्थाओं ने साथ मिलके इसका कल्टीवेशन कर दिया था एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अब क्योंकि ये हो गया था, इसी वजह से अब देखा जा रहा है कि इसके प्लांटेशन को भी हम आगे बढ़ाएं। हालांकि अभी जो सुनहरा चावल उगाया जा रहा है उसके साथ एक समस्या है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं है। तात्पर्य इस बात का ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये जो चावल है
अगर आपने पूरी तरह उसका सेवन नहीं किया तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसकी शेल्फ लाइफ कम है, इस वजह से इस एरिया पे अभी रिसर्च करने की हमको ज़रूरत है। बेसिकली उस 3 महीने बाद इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं, जिस वजह से ये फ़ायदेमंद नहीं बचता। अब अगर हम बात करें विटामिन ए की कमी के बारे में या फिर उसकी डेफिशिएंसी के बारे में, तो ऐसा पाया गया है करीब विश्व भर में 250 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिसको ये अफेक्ट करता है। और उसमें भी मैं इसके सबसे फेवरेट टारगेट्स बताऊं तो छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से फ़र्क पड़ता है। ये जो सुनहरा चावल है, ऐसा माना जा रहा है कि 30 से 50% तक जो भी इसमें कमी है ये उसको पूरी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब अगर विटामिन ए के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो दोस्तों ये एक फ़ैट सल्यूबल विटामिन है, यानी जो भी फ़ैट के प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये घुल जाता है और ये अच्छे विजन के लिए, अच्छी स्किन के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम लोग विटामिन ए की ही बात करें तो 2 अलग अलग प्रकार के विटामिन ए होते हैं। एक है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए और एक है प्रो विटामिन ए। जो प्री फॉर्म्ड विटामिन ए है यानी जो रेटिनॉल है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्री फॉर्म्ड विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, यानी पशु के जो भी प्रोडक्ट होंगे जैसे कि दूध, अंडे, मीट, चीज़, वहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर मैं प्रो विटामिन ए की बात करूँ तो दोस्तों ये जो है ज़्यादातर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे सब्जियाँ और फल। इसी का सबसे कॉमन टाइप होता है बीटा कैरोटीन, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। और ये जो बीटा कैरोटीन है ये इंपॉर्टेंट होता है जो भी प्लांट से संबंधित फूड है उसमें डार्क पिगमेंट प्रोड्यूस करने में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या है, ये एक ऐसे टाइप की रेजिस्टेंस है, एक ऐसा प्रतिरोध है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर लेते हैं जिससे जो भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी मलेरिया, तो ये सभी ड्रग्स इस रेजिस्टेंस की वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई भी असर नहीं डालती। यानी अगर पहले के समय में ये जो दवाएं हैं ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को ठीक कर दिया करती थी, तो अब इस रेजिस्टेंस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा ढीठ हो जाएगा, इतना ज़्यादा रेजिस्ट करने लगेगा कि वो दवाई आपकी अब इस पर काम नहीं करेगी और अगर आपको बीमारी है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आपको पहले बुखार होता था, आप एक दवाई खा लेते थे, इस एक गोली से आपका बुखार 2 दिन में ठीक हो जाता था। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने इस तरीके की दवाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इस एक्सेसिव यूज़ की वजह से जब अब आपको बुखार होगा और आप यही दवाई खाएंगे तो वो आपके बुखार को 2 दिन में ठीक नहीं करेगी। या तो हो सकता है ज़्यादा दिन लेगी वो आपके बुखार को ठीक करने में, या फिर संभव है कि आपको ज़्यादा पावर वाली दवाई खानी पड़ेगी। तो यानी उतनी ही पावर वाली वही गोली जो आप पहले खाया करते थे और आपकी बीमारी ठीक हो जाती थी, अब वो आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगी, या फिर अगर करेगी तो ज़्यादा समय लेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसी को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस तरीके का रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उनको कहा जाता है सुपर बग, क्योंकि वो ऐसे बग बन गए हैं, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं जिन पे नॉर्मल दवाई असर नहीं कर रही। जो पहले ट्रीटमेंट दिया जाता था वो ट्रीटमेंट अब इनइफेक्टिव हो गया है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा सुपर बग। तो वही आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा पाएंगे। प्रतिजैविक जो प्रतिरोध है एक प्रकार का दवा प्रतिरोध है जिसके तहत जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम पहले किया करते थे वो अब इनइफेक्टिव हो गए, वो अब काम नहीं कर पाएंगे। अब मुद्दा ये आता है कि ये कैसे डेवलप होती है। तो दोस्तों ये 2 तरीके से डेवलप होती है। एक तो है कि नेचुरली पहले से ही बैक्टीरिया में ऐसा जीन मौजूद है जो इसको रजिस्ट करवाता है, यानी बचपन से ही जब से वो बना है तब से उसमें इस प्रकार का एक जीन मौजूद है जो उसके इस रेजिस्टेंस का कारण है। दूसरा है कई सारे बैक्टीरियाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी इसको डेवलप कर लेते हैं, और ये 2 तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहले तो ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास बचपन से ही रेजिस्टेंस है, ये किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इस बैक्टीरिया के संपर्क में आए और वही अपना जीन पास ऑन कर दे, तो उसके बाद ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस तरीके की रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। या फिर अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जब भी बीमारी हुई, हल्की सी आपको खराश हुई या आपको लगा कि आने वाले समय में हमको बीमारी हो सकती है, आपने झट से दवाई खा ली, तो धीरे धीरे करके उस दवाई के
संदर्भ में इस बैक्टीरिया को प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है और वो दवाई फिर उस पर असर करना बंद कर देती है। और आपको ध्यान रखना, एक बार इस तरीके की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई, रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, तो बहुत आसानी से ये बैक्टीरिया अपने आने वाले बैक्टीरियाज के पास ये पास ऑन कर सकता है और फिर हमारे पास एक पूरी जनरेशन होगी जिस बैक्टीरिया के पास इस तरीके की प्रतिरोधक क्षमता होगी। तो यानी जो आपकी दवाइयाँ अभी काम आ रही हैं वो सब दवाइयाँ यहाँ पे बेकार हो जाएंगी। अभी कैसे फैलता है? अगर हम लोग गैर जिम्मेदार इसका उपयोग करते हैं, उसके अलावा जब भी पशु की तबीयत खराब होती है हमारी, तो हम उसको तुरंत ऐसी दवाई दे देते हैं, उसके आहार में मिला देते हैं। मत्स्य पालन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कृषि में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ रहा है। तो ये जो एक्सेसिव इस्तेमाल हो रहा है उस वजह से होगा ये कि जो भी बैक्टीरियाज कहीं ना कहीं मौजूद हैं वो इनसे रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेंगे। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेरा एक कृषि का यहाँ पे मैदान है जहाँ पे मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता हूँ। अपने मैदान में मैं अलग अलग तरीके की दवाइयाँ डालता हूँ या कोई ऐसा केमिकल प्रोडक्ट डालता हूँ जिसमें वही सॉल्ट, वही सब चीज़ें मिलती हैं जो एक मेरे इस वाली दवाई में मिलती हैं। तो होगा क्या, मान लीजिए अपने इस एग्रीकल्चरल फील्ड में मैंने इस तरीके की चीज़ डाली, धीरे से पानी के साथ बह के ये नदी में मिल जाएंगी। अगर नदी में बैक्टीरियाज मौजूद हैं तो वो नदी में मिलने के साथ इन बैक्टीरिया पे भी अफेक्ट करेगी और धीरे धीरे करके अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहा तो ये बैक्टीरिया वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने लगेंगे। इसी वजह से इस AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को मैन मेड डिजास्टर कहा गया, यानी मानव द्वारा निर्मित एक आपदा का नाम दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ने वाला है एनिमल्स में यानी पशुओं में 67% तक 2030 में। तो आप देखिए अभी से ही इतनी ज़्यादा ये प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है और जो फिगर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 2030 आते आते ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं गैर जिम्मेदार तरीके से, उसका और ज़्यादा इंक्रीज़ हमको देखने को मिलेगा। 67% वो बढ़ जाएगी। तो इसी अगर रेट पे सब चीज़ें चलती रहीं तो ये जो AMR है ये और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। और जो छोटा सा बैक्टीरिया पहले आपको बुखार जैसी बीमारियां दे जाता था और एक दवाई लेने पे आप ठीक हो जाते थे, अब वही बुखार आप चाहे कितनी भी बड़ी मेडिसिन ले लें ठीक नहीं होगा और अल्टीमेटली कई सारी बीमारियां ऐसी होंगी जो आपके मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। तो इस तरीके की जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है माइक्रोबियल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उनको रोकने की ज़रूरत है और वो रोकी जा सकती है एक ही तरीके से। एक तो हम इस तरीके का गैर जिम्मेदार उपयोग ना करें, उसके अलावा जब तक डॉक्टर पर्ची ना दे तब तक हम कोई मेडिसिन अपने आप से ना लें। हम लोग डिस्पेंसरी स्टोर पे या फिर दवाखाने पे जाके मेडिसिन उससे ही पूछ के ले लेते हैं, वो भी गलत है। आप डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिसिन ना लें, तभी इस तरीके का ओवर यूज़ हम रोक पाएंगे। और जब ओवर यूज़ रुक पाएगा तभी ये संभव है कि AMR को बढ़ने से हम रोक पाएँ। दोस्तों फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम विश्व मलेरिया रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। 2019 में छापी गई थी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा कि कौन इसको छापता है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 2019 की रिपोर्ट जो आई है ये कह रही है 2017 और 2018 के बीच भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी दर्ज की है। इंपॉर्टेंट है। और अगर विश्व तौर पे देखें तो भी हमने एक कमी यहाँ पे रजिस्टर की है। अगर आप 2010 में देखते तो उस समय 251 मिलियन केसेस थे, पर 2018 आते आते ये कम होकर 228 मिलियन केसेस हो गए हैं। अगर फिर भी आप देखेंगे तो 20 कंट्रीज़ जो कि सब सहारन अफ्रीका में पड़ती हैं, उसके साथ जब इंडिया को मिला दिया जाए तो पूरे विश्व में करीब जो 85% मलेरिया का बर्डन है वो हम ही लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये वर्ष 2018 में स्टडी की गई एक रिसर्च के अनुसार है। अब जैसा हमने बात की 2017 के मुकाबले 2018 में मलेरिया के केसेस कम पाए गए। कितने? 2.6 मिलियन केसेस कम पाए गए हैं। इसी वजह से भारत जो है उसमें सबसे ज़्यादा इस तरीके का रिडक्शन देखा गया है पूरे विश्व में। हालांकि अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि फंडिंग कम कर दी गई है। तो फंडिंग यहाँ पे मलेरिया के संदर्भ में जो भी स्टेप्स लेने हैं उसके लिए बढ़ाना ज़रूरी है। फिर ट्रीटमेंट जो फेलियर्स हो रहे हैं उन पे हमको काम करना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस जो हमने पहले अभी पढ़ी थी, प्रतिरोधक क्षमता, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर रिपोर्ट के अनुसार हम माने तो देश में साल दर साल बुखार के मामलों में और उससे होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर हम लोग परसेंटेज के मामलों में बात करें तो 2017 से 18 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारत में 28% मलेरिया के केसेस में गिरावट आई है। अगर आप सभी कंट्रीज़ को यहाँ पे एक साथ इकट्ठा करके देखें तो भारत और युगांडा, दो कंट्रीज़ में इस तरीके का सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया है 2018 वर्ष में।
और अगर हम लोग वर्ष 2000 से लेकर अभी तक की बात करें तो भारत ने यहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ बना ली है मलेरिया के मामलों को कंट्रोल करने पे, और हमने मलेरिया के मामले आधे से भी ज़्यादा कम कर दिए हैं। उसके अलावा मलेरिया से होने वाली अगर मौतों की बात करूँ मैं, तो उसमें 2/3 से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप अगर भारत की अचीवमेंट लिखें हेल्थ सेक्टर में तो इस पॉइंट को आप ज़रूर मेंशन करें। अगर आप पूरे विश्व में सभी मलेरिया केसेस देखें तो 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें लगभग 50% मामले पाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 50% है। और वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नाइजीरिया, कॉन्गो, तंजानिया, अंगोला, मोजाम्बिक और नाइजर। तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं ये 50% से ज़्यादा मलेरिया का बर्डन कैरी करे हैं। आप देखेंगे तो ये सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। और अगर रिपोर्ट की माने तो 5 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, यानी मलेरिया का खतरा सबसे ज़्यादा उन बच्चों में है। और अगर इस रिपोर्ट के आगे आप माने तो ये कहती है जो 67% मलेरिया से होने वाली मृत्यु है वर्ष 2018 में वो इसी एज ग्रुप के बच्चों को हुई है। तो यानी ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला सेक्टर है। और भारत सरकार ने अपना टारगेट यहाँ पे तय किया है 2030 वर्ष तक कि हमको मलेरिया को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है। और उसी की वजह से स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जा रही है हेल्थ वर्कर्स को, यानी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, जिससे कि मलेरिया के केसेस से लड़ा जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। 2 टर्म्स आपने सुने होंगे, एक होता है इरेडिकेशन, एक होता है एलिमिनेशन। तो दोस्तों अगर मैं WHO के हिसाब से बात करूँ तो एलिमिनेशन मतलब एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आपने उसके सारे केसेस ख़त्म कर दिए हैं, या फिर आपने इतनी नीचे कोई टारगेट सेट किया है जिसको आपने अचीव कर लिया है। ये मतलब होता है एलिमिनेशन का। और अगर उसी में हम लोग इरेडिकेशन की बात करें तो यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमने मलेरिया केसेस को 0 कर दिया है, जिस वजह से उसमें अब कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो 2 डेफिनेशन है ये बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ करी जाती हैं, लेकिन अभी WHO के हिसाब से मैं बताऊं तो मलेरिया के केस में एलिमिनेशन होता है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, इरेडिकेशन होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग डिडीमॉस क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक ट्विन एस्टेरॉयड सिस्टम है। तो पहले हम यहाँ पे दोस्तों समझते हैं डिडीमॉस क्या होता है। डिडीमॉस क्या ये ग्रीक वर्ड है और इसका तात्पर्य होता है ट्विन या फिर जुड़वा। अब ये इस तरीके से क्यों रखा गया? क्योंकि जो डिडीमॉस है ये बेसिकली बाइनरी एस्टेरॉयड का सिस्टम है। इसमें इस तरीके के 2 एस्टेरॉयड्स हैं जो कि नियर अर्थ एस्टेरॉयड के तौर पे क्लासिफाई किए गए, यानी ये पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेंगे। ये जो सिस्टम है इसमें 2 डिडीमॉस यहाँ पे या फिर 2 यहाँ एस्टेरॉयड्स हैं। एक का नाम है डिडीमॉस ए, एक का नाम है डिडीमॉस बी। जो ए है ये करीब 780 मीटर का है साइज़ में, और जो बी है वो कंपैरेटिवली छोटा है और 160 मीटर का है साइज़ में। जो छोटा वाला है वो बड़े वाले के चारों तरफ इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है। तो ये जो दोनों एस्टेरॉयड का सिस्टम है बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम, इसको कहा गया है डिडीमॉस। इस सिस्टम को 2003 से वैज्ञानिक बहुत ही क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि ये नियर अर्थ एस्टेरॉयड सिस्टम है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये संभावना है आने वाले समय में ये पृथ्वी के या तो बहुत निकट से निकलेगा या फिर हो सकता है पृथ्वी को क्षति पहुंचाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसा मिशन तैयार कर रहे हैं कि ये जो एस्टेरॉयड है इसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। यानी समझ लीजिए अगर ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो इस तरीके से हम एक सैटेलाइट या फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट के तहत कोई मैकेनिज्म का निर्माण करें जो इसको अपने रास्ते से हटा दे, भटका दे, डिफ्लेक्ट कर दे, जिससे कि अर्थ को किसी भी प्रकार की ये क्षति ना पहुंचा सके। तो इसी के तहत कुछ हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट आइडा, जिसके अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक है नासा का जिसका नाम है डार्ट या फिर डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी जो डबल एस्टेरॉयड आ रहा है उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए किसी और दिशा में। और एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट जिसका नाम है हेरा। जो ये डार्ट है इसको 2021 में संभावना है कि हम लॉन्च कर देंगे, और जो डिडीमॉस में छोटा वाला एस्टेरॉयड है ये इस पे जाके इम्पैक्ट करेगा 2022 में करीब 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा है ये बेसिकली डिडीमॉस सिस्टम के पास 2027 में पहुंचेगा और ये देखेगा कि जो यहाँ पे डार्ट ने प्रभाव डाला था, जो इम्पैक्ट डाला था एस्टेरॉयड सिस्टम पे, उसकी वजह से एक्चुअली क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इफेक्ट हुए हैं, और उसकी वजह से एस्टेरॉयड के ऑर्बिट में किस तरीके के परिवर्तन आए हैं। क्या वो अभी भी अर्थ की तरफ आ रहा है या उसने हिट खाने के बाद अपना रास्ता बदल लिया है। तो ये सब हम पर्टिकुलर इस चीज़ में देखने वाले हैं। तो ये आपको मिशन का याद रखना है। आइडा, उसके अंदर 2 हैं, डार्ट और हेरा।
आपको याद रखना है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें एक साथ कोलैबोरेट कर रही है। 21 में डार्ट मारेगा छोटे वाले को 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से, 27 में पहुंचेगा बड़े वाला जिसका नाम है हेरा, और वो जाके वहाँ पे देखेगा कि जो छोटे वाले को यहाँ पे धक्का पड़ा था उससे क्या ऑर्बिट में चेंज आया है, क्या वो अभी भी पृथ्वी की तरफ ही आ रहा है या फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रीसैट के बारे में। ये क्या है, ये भी एक सैटेलाइट है और क्या करेगी, ये भी अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अभी फिलहाल में इसी के अंदर एक वेरिएंट 2BR1 को लॉन्च किया गया है PSLV C48 से, जो उसकी 50वीं फ्लाइट थी। इसके साथ यहाँ पे 9 अलग अलग व्यावसायिक उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं, इजराइल के, इटली के, जापान के और यूनाइटेड स्टेट्स के। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है किसके तहत लॉन्च किया गया है। एक लॉन्च व्हीकल इसमें इस्तेमाल किया गया जिसको हमने कहा है C48। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 50वीं फ्लाइट थी। अब क्या है, ये एक अर्थ की निगरानी करने वाला उपग्रह है जो बेसिकली रडार इमेजिंग पे काम करेगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि ये रडार इमेजिंग पे काम करने वाला एक उपग्रह है या फिर एक सैटेलाइट है जिसका वजन है करीब 628 किलो। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे और कौन कौन से देशों की छोटी छोटी सैटेलाइट्स हमने लॉन्च की हैं, तो उसमें देखिए यहाँ पे आपने जो यहाँ पे डिस्कस किया था वही यहाँ लिखा हुआ है। अमेरिका के यहाँ पे 6 उपग्रह लॉन्च किए गए, इजराइल का 1, इटली का 1 और जापान का 1। तो यानी टोटल यहाँ पे 9 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं रीसैट 2BR1 के साथ में। ये आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले तो ये 50वीं फ्लाइट थी हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। उसके अलावा यहाँ पे 9 और अलग अलग कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है रीसैट 2BR1 के साथ में। तो ये करेगी क्या, ये बेसिकली एग्रीकल्चर यानी कृषि, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित सारी सेवाएं प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिकली इसका ये एरिया ऑफ ऑपरेशन रहेगा। इसकी मिशन लाइफ रहेगी 5 वर्षों की, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ये 3 एरियाज पे फोकस करेगा। 5 वर्ष इसका जो टाइम फ्रेम है उसको रखा गया है। इसको 576 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। हमने अभी थोड़े समय पहले आपको कार्टोसैट 3 के बारे में पढ़ाया था, जो कि 9th फ्लाइट थी। उससे पहले 8 कार्टोसैट रिलीज कर दिए गए थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि कार्टोसैट के साथ मिलकर रीसैट 2BR1 जो है ये मिलिट्री के बहुत काम आएगा, मिलिट्री को बहुत बेहतर व्यू दे पाएगा ये, जिसके तहत मिलिट्री की क्षमता में वृद्धि आएगी। इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को भारत की दूसरी खुफिया आंख कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और एक बार ये कक्षा में स्थापित हो गई तो जो भारत के पास रडार इमेजिंग की ताकत है उसको ये कई गुना बढ़ा देगी। इसकी मदद से जो भी हमारे बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, उनकी निगरानी बेहतर हो पाएगी और किस तरीके से हमको अपनी नीति बनानी है डिफेंस से संबंधित, उसकी प्लानिंग भी आसान हो जाएगी। कोई भी मौसम हो, भले ही बारिश का मौसम हो, कोई भी हो, ये हर एक मौसम में बहुत साफ तस्वीरें ले पाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का ये काम होता है कि धरती पे क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही हैं, क्या क्या अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, उनकी तस्वीर लेके भेजे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजोल्यूशन बड़ा अच्छा है। अच्छे रेजोल्यूशन के चलते चाहे कैसा भी मौसम हो, बादल हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत साफ तस्वीरें ले पाएगा और दुश्मन की जो भी गतिविधि हैं उन पर बहुत पैनी नज़र रख पाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया डिजास्टर मैनेजमेंट से भी ये संबंधित है, यानी आपदा राहत कार्यों में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो रीसैट है इसके लॉन्च से पहले हम लोग कनाडा की सैटेलाइट पे यानी कनाडा के उपग्रह पे निर्भर हुआ करते थे, क्योंकि इससे पहले हमारे पास खुद की कोई डोमेस्टिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट नहीं था जो बादलों में भी एकदम साफ तस्वीर ले पाए। लेकिन अब रीसैट के आने से वो कमी हमारी पूरी हो गई है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो रीसैट जो प्रोग्राम था उसके तहत रीसैट 2 डिप्लॉय किया गया था अपने ऑर्बिट में 20 अप्रैल 2009 को। ये एक स्पेशल टाइप के रडार का इस्तेमाल करता था जिसका नाम था सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बहुत हेल्प कर रहा था ऑल वेदर सर्विलेंस में, यानी चाहे जैसा मौसम हो वो सर्विलेंस में बहुत मदद कर रहा था, जिससे कि भारत की सीमाओं के आसपास अगर कोई भी हमको संभावित खतरा दिखेगा तो हम तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो इसके तहत रीसैट 2 लॉन्च किया गया था। अब आपको यहाँ पे लगेगा भाई रीसैट 1 कहाँ है, आपने बताया सीधे रीसैट 2 लॉन्च हुआ, तो ये बात सही है, सीधे रीसैट 2 लॉन्च किया हमने, रीसैट 1 को वहाँ पे होल्ड कर दिया था क्योंकि रीसैट 1 में लगने वाला सी बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रेडार हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं था और रीसैट 2 में जो है वो इजराइल की मदद से हमने लगवा लिया था।
तो तात्पर्य यह है कि हमारा रीसैट 2 तो तैयार था लॉन्च के लिए और रीसैट 1 को अभी कुछ समय लगता। अब आप सोच रहे होंगे तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा समय दे देते और उसके बाद रीसैट 1 करते, फिर रीसैट 2 करते। पर उस समय इस तरीके की परिस्थिति बन गई कि 2008 मुंबई टेरर अटैक्स की वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी सीमाओं पे सर्विलेंस को मजबूत कर दें, निगरानी और बेहतर रख पाएँ। और अगर हम लोग रीसैट 1 के लिए वेट करते तो समय लग जाता, इसीलिए हमने कहा भाई अभी पहले रीसैट 2 को हम डिप्लॉय कर दें। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले इसमें रीसैट 2 को लगाया गया था उसके ऑर्बिट में, रीसैट 1 बहुत बाद में आया। इसमें जो सिंथेटिक अपर्चर रडार की बात की मैंने, वो इजराइल की मदद से हमने लगवाया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। उसके अलावा मैंने आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में पहले बताया है। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास 2 तरीके के ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं, यानी जिसके ऊपर बैठ के सैटेलाइट को हम उसके कक्षा में डिप्लॉय करते हैं। तो ऐसे 2 अलग अलग व्हीकल्स हैं, जिसमें से एक है PSLV और दूसरा है GSLV। इसमें क्या डिफरेंस है? जब हमको कोई भारी सैटेलाइट उसकी कक्षा में पहुंचानी होती है, या फिर मैं बताऊं कोई भारी सैटेलाइट अगर आपको दूर तक कहीं रख के आनी है, तो आप GSLV का इस्तेमाल करते हैं। यानी GSLV जो है वो PSLV से ज़्यादा तगड़ा है, वो भारी सैटेलाइट्स को आराम से उठा सकता है और दूरी तक उसको रख के आ सकता है। लेकिन PSLV कंपैरेटिवली हल्का है और थोड़ा कम ताकतवर है, इसी वजह से ये हल्की सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में डिप्लॉय करके आ सकता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितनी भारी सैटेलाइट भेज रहे हैं, किस पर्पज़ से भेज रहे हैं, तो उसी अनुसार हम लोग चुनते हैं कि कौन सा लॉन्च व्हीकल हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक विमान की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि विश्व का पहला पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट पहली बार लॉन्च किया गया था वैनकूवर कनाडा में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यानी यहाँ पे हम लोग एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसके तहत ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। बेसिकली 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं, यानी 6 पैसेंजर का एयरक्राफ्ट है और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इस प्लेन की मोटर डिज़ाइन की गई है मैग्निक्स के द्वारा। ये क्या है? सियाटल में स्थापित ये एक इंजीनियरिंग फर्म है। उसने यहाँ पे हार्बर एयर नामक एक संस्था के साथ मिलके इस प्लेन की मोटर को डिज़ाइन किया है। जो मोटर है मैंने आपको बताया वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये दोनों ही, अगर आप संस्था की बात करेंगे तो इन दोनों ने मिलके एक 62 साल पुराने DHC-2 दी हेविलैंड बीवर विमान को एक 750 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर के मदद से इनॉग्रल फ्लाइट करवाई है। अब क्या फ़ायदा होगा? मैंने आपको बताया, जैसे ही यहाँ पे ई का कोई भी फैक्टर आ जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई भी चीज़ आ जाती है, तो वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करता है, जिससे वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा और जलवायु परिवर्तन को भी कम करेगा। साथ साथ यहाँ पे जो कार्बन एमिशन हो रहा था आजकल की नॉर्मल फ्लाइट्स में, वो यहाँ पे कंट्रोल होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे व्हीकल्स या फिर एयरक्राफ्ट का सुझाव दिया गया था, जिसके तहत ये निर्माण किया गया है। साथ साथ यहाँ पे जो एयरलाइंस में लगने वाली कॉस्ट है उसमें भी यहाँ पे कमी आएगी। हालांकि यहाँ पे अभी भी कुछ चुनौतियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। इस तरीके के एयरक्राफ्ट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। समस्या ये है कि इस बैटरी के बलबूते ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये बस 160 किलोमीटर तक चलने में सक्षम है। उसके बाद ये लंबी उड़ान नहीं भर सकते। तो अभी भी अगर आप ऐसी बात करें कि हमको कोई लंबी उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट चाहिए जो सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी के ऊपर चलें, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है, उसका निर्माण अभी तक बाकी है। तो ये इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ 160 किलोमीटर चलने वाला विमान यहाँ पे तैयार किया गया है और अभी भी इसकी क्षमता में बढ़ोतरी करना बहुत बड़ी चुनौती है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई के बारे में पढ़ेंगे, या फिर वो वाईफाई, यानी अगर दूसरी भाषा में हम बात करें तो ये वाईफाई कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत में जो एयरटेल कंपनी है उसने हाल फिलहाल में ये बात का ऐलान किया था कि वो वाईफाई कॉलिंग वाली सुविधा जल्दी ही अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करेगा। और ये जो सुविधा है ये मोबाइल तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है। पहली बार भारत में किसी भी मोबाइल ऑपरेटर ने इस तरीके की सुविधा यहाँ पे साझा की है। अब होता क्या है ये वाईफाई कॉलिंग? देखिए, ये बेसिकली एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको आपके कैरियर नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता या फिर मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, और उसके बिना ही आप जिससे बात करना चाहें उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे और आराम से बात कर पाएंगे। इसके लिए होता क्या है, हमको
करियर नेटवर्क के बजाय वाईफाई की आवश्यकता होती है। अब मान लेते हैं अगर मेरे मोबाइल में वोडाफोन का नेटवर्क है और अगर मैं उसके बाद वाईफाई कॉलिंग में जुड़ता हूँ तो उसमें वोडाफोन कुछ नहीं करेगा, वोडाफोन मेरे कहीं यूज़ ही नहीं आएगा। मेरे को वाईफाई की ज़रूरत होगी और उस वाईफाई की मदद से मैं जिससे भी बात करना चाहता हूँ उसके साथ जुड़ पाऊँगा। यहाँ वोडाफोन का कोई रोल नहीं है, तो यानी जो भी आपका नेटवर्क है उसका कोई भी रोल नहीं है, वाईफाई के ज़रिए कॉलिंग। इसी वजह से इसमें वाईफाई की तो ज़रूरत होना लाजमी है। अब ये क्यों लाई गई, देखिए कई सारे भारत में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे दूर दराज के कोनों में कई सारे गांव हैं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क स्ट्रांग नहीं आता। आप वहां पे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आपको आवाज़ ही साफ़ नहीं आ पाएगी, आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, कई बार फ़ोन नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एरिया जहाँ पे आपके सेल्यूलर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, जैसे मान लेते हैं मैं किसी गांव में जाता हूँ, मेरा वोडाफोन चल नहीं रहा, तो अगर उसमें मेरे पास वाईफाई कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है तो मैं उसकी मदद से आराम से किसी से भी बात कर सकता हूँ और मुझे अपने इस मोबाइल नेटवर्क पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे आप आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, टेलीग्राम से दूसरे टेलीग्राम पे कॉलिंग करते हैं, ये काफ़ी हद तक वैसा ही है। बस इसमें ये है कि देखिए जब आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं तो आपको व्हाट्सएप चाहिए और सामने वाले के मोबाइल में भी व्हाट्सएप होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है और मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप मुझे कॉल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है टेलीग्राम के साथ, दोनों के मोबाइल में अगर वही सेम एप्लीकेशन होगी तभी कॉल संभव है। लेकिन यहाँ पे ऐसा किया गया, हमने किसी ऐप का सहारा नहीं लिया है। अगर दोनों वाईफाई कनेक्शन से जुड़े हुए हैं तो आराम से यहाँ पे कॉलिंग हो पाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्मार्टफोन सपोर्ट करता है उनके लिए तैयार किया जा रहा है और एयरटेल के मुताबिक जल्दी ही हम लोग इसका एक ऐसा वर्जन भी पाएंगे जो कि कंपैटिबल होगा सभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज से और वाईफाई हॉटस्पॉट से। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग फॉग पास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आपने आमतौर पे ये बात एक्सपीरियंस की होगी कि सर्दियों में हमारे भारत में ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट होती हैं। कोई ट्रेन आप देखेंगे 3 घंटे 4 घंटे 12-12 घंटे तक ट्रेन लेट हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रास्ते में पूरी जगह कोहरा होता है। तो कोहरे की वजह से जो भी ड्राइवर होता है, जो लोको पायलट होता है ट्रेन में, उसकी विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, उसको आगे का दिखता ही नहीं। तो उस वजह से उसको अपनी ट्रेन की गति कम करनी पड़ती है। कहीं जगह पे इतना ज़्यादा जब कोहरा होता है तो ट्रेन को खड़ा कर देना पड़ता है, यानी ट्रेन की गति में भी परिवर्तन आता है और साथ में कई जगह पे ट्रेन कम्प्लीटली हॉल्ट हो जाती है। तो इस पूरी चीज़ के चलते होता यह है कि भारत में ट्रेन से संबंधित डिलेज आपको देखने को मिलते हैं सर्दियों के मौसम में। तो इसी चीज़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने लोको पायलट को एक जीपीएस आधारित पोर्टेबल उपकरण बांटना शुरू कर दिया है। उपकरण का नाम है फॉग पास। जैसे मैंने बताया, ये जीपीएस पे बेस्ड होगा और इसमें सारा डेटा लोको पायलट को मिलेगा। जैसे सिग्नल्स कहाँ पे हैं, स्टेशन कहाँ पे हैं, कितनी दूर पे लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं, वार्निंग बोर्ड्स कहाँ लगे हैं, कर्व्स कहाँ हैं, ग्रेडियंट्स कहाँ हैं। अब अगर आप बात करें तो इस फॉग पास में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वर्तमान स्थान से कितनी दूरी है और उसके अलावा कम से कम 3 आने वाले स्टेशन जो हैं उनका विवरण यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी ऐतिहासिक स्थल से करीब 500 मीटर पहले एक ऑडियो अलर्ट जारी किया जाएगा। यानी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेन में बैठे हैं, आने वाला स्टेशन कानपुर सेंट्रल है, तो उससे 500 मीटर की दूरी पे ये जो लोको पायलट इस ट्रेन को चला रहा है उसको एक ऑडियो अलर्ट जारी किया जाएगा, जिसके तहत उसको समझ में आ जाएगा कि 500 मीटर की दूरी पे अब स्टेशन है तो मैं स्पीड कम कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो फॉग डिवाइस है ये क्या करेगा, ये जितना भी क्रू है उसको सतर्क करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे कि फॉगी वेदर में किसी भी तरीके के ऑडियो या फिर विजुअल समस्याओं का सामना ना करना पड़े और ऐसे ही इंडिकेशन से गाड़ी की गति में परिवर्तन ज़्यादा आए बिना स्मूथली ट्रेन रन करती रहे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है इस फॉग पास का, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग पायरोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी 270 टायर पायरोलाइसिस वाले यूनिट्स को बंद करने का ऑर्डर दिया है। ये सब जो टायर पायरोलाइसिस यूनिट्स हैं 19 राज्यों में फैले हुए हैं और सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है जो टेक्निक ये यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे पोल्यूशन कॉज होता है और यही पोल्यूशन जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पे भी नुकसान डालता है, या मैं कहूँ तो उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। सीपीसीबी ने टोटल 637 यूनिट्स 19 राज्यों में स्टडी की हैं, जिसमें से 251 यूनिट्स जो थे वो उसकी गाइडलाइन से कंप्लाई कर रहे थे, लेकिन 270 ऐसे थे जो कंप्लाई नहीं कर रहे थे। तो उन 270 यूनिट्स को बोला गया है कि भाई आप अपना कार्य बंद करें। टायर के पायरोलाइसिस पे जो आप काम कर रहे हैं वो पर्यावरण को और
मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे बंद करें। और जो 637 में 116 थे वो तो पहले ही क्लोज हो गए थे। अब ये प्रोसेस क्या है, पायरोलाइसिस टायर में कैसे होता है। देखिए, जो टायर है उसको जलाया जाता है 250 से 500 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट रहती है, ऑक्सीजन होती ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब टायर को जलाया जाता है 250 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इस टायर का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसके बाद टायर अलग अलग लिक्विड ऑयल या फिर तरल तेल और गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है और जैसे मैंने बताया ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं कि हम लोग टायर को सीधे जला ही दें तो उससे तो ये सेफर टेक्निक है, लेकिन फिर भी जो इसमें से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कार्बन का मैटर, जैसे कि पायरो गैस, जैसे कि ऑयल, तो अगर उनको सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो ये ह्यूमन की हेल्थ पे रिस्क फैक्टर की तरह मंडराते रहते हैं और साथ में एनवायरनमेंट को भी पल्यूट करते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में ये कहा था कि टायर्स को जलाना मना है, उसको कंप्लीट बैन कर दिया था, क्योंकि उससे जो एमिशंस निकलते हैं, जो उससे धुआं निकल रहा है, वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो बेसिकली उस वाले बैन के बाद हम लोगों ने टायर के पायरोलाइसिस का प्रोसेस अपना लिया था। हालांकि अभी देखा ये गया है कि अगर कंप्लाई आप ना करो गाइडलाइंस के साथ में तो फिर ये होगा कि जो टायर आपने 250 से 500 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाया है उससे हार्मफुल गैसेज निकलेंगी जो ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करेंगी। इसीलिए ज़रूरी है या तो आप गाइडलाइंस को फॉलो करें या फिर आप ये कंप्लीट प्रोसेस ही बंद कर दें। अगर मैं इन जनरल बात करूँ ये पायरोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को जब हम लोग केमिकली डिकम्पोज करने की बात करते हैं, और ये कैसे करेंगे, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जला के ऑक्सीजन की एब्सेंस में, आप ये ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होती है। इसमें जनरली जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 430 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर ही रखा जाता है। तो ये इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे या फिर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी अपने अंदर लिए हुए है। अगर आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो वो जो ऑक्सीजन मौजूद है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करेगी और उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी बंद है उसको रिलीज़ करेगी। कैसे करेगी? एक ब्लास्ट या फिर एक्सप्लोजन के थ्रू। यानी अगर आपने इस हाइड्रोजन को जलाया तो ये जल के ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करेगी और एक धमाका करेगी। वो धमाका क्या है? वो प्रदर्शित कर रही है कि उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एनर्जी थी जो एक एक्सप्लोजन या फिर एक धमाके के ज़रिए बाहर निकली है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इस धमाके के बाद जो एकमात्र चीज़ बाहर आएगी बाय प्रोडक्ट की तरह बचेगी वो है पानी या फिर वाटर। जी हाँ, आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ जल ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे वेस्ट या फिर बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कोई भी टॉक्सिक गैसेज नहीं निकलती। अब आपने जाना हाइड्रोजन में भाई क्षमता तो बहुत है, अगर ये इतने एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती है यानी इसके अंदर एनर्जी भी बहुत है, लेकिन इसको एक तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है यहाँ पे, और दूसरी बात आपने देखा कि एक्सप्लोड होने के बाद या फिर इससे ये अगर एनर्जी आपने निकाल ली, एक्सट्रैक्ट कर ली, तो उसके बाद भी अच्छी बात यह है कि कोई भी पोल्यूशन यहाँ पे नहीं कॉज हुआ, सिर्फ और सिर्फ पानी ही निकला है। तो हाइड्रोजन में भाई क्षमता तो बहुत है। मुद्दा आता है कि हम कैसे इसकी क्षमता को इस्तेमाल कर सकें एक प्रोडक्टिव यूज़ की तरफ। तो हाइड्रोजन के पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एक सेल का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं फ्यूल सेल। तो भैया फ्यूल सेल क्या है? देखिए इस तरीके का ये एक डिवाइस है जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अंदर जाती हैं और दोनों के इस्तेमाल से यहाँ पे बिजली जनरेट होती है। और अगर आप बोले वेस्ट प्रोडक्ट की तरह तो क्या निकलेगा? यहाँ पे H2O या फिर पानी वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकलता है। तो ये जो बिजली यहाँ से जनरेट हुई है इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। अगर दोस्तों टेक्निकल टर्म से बात करें तो देखिए इस तरीके की बैटरी होती है जिसमें ये वाला एक साइड है वो होता है एनोड और जो दूसरा साइड मैंने बनाया है ये है कैथोड। ये बेसिकली क्या है? ये खाली एरियाज़ हैं और इसके अंदर हम लोग गैस भरेंगे। अब आपने यहाँ पे जाना है कि हाइड्रोजन सेल बनाने के लिए या हाइड्रोजन से अगर आपको एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है तो दो गैसेस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो वही दो गैसेज हम यहाँ पे भरेंगे। जो एनोड है वहाँ पे हाइड्रोजन भरी जाती है और जो कैथोड है वहाँ पे ऑक्सीजन भरी जाती है। और फाइनली इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और साथ में यहाँ पे वेस्ट के तौर पे वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम लोग बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये क्या करेगा? फ्यूल सेल बेसिकली जो केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर छुपी हुई है उस केमिकल एनर्जी को ये ऑक्सीजन की मदद से सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
तो बेसिकली जो फ्यूल सेल है इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको चाहिए होंगी। एक तो है फ्यूल, क्योंकि फ्यूल के बिना किसकी केमिकल एनर्जी को आप यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। साथ में कई बार दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि हीट भी एक्सट्रैक्ट होती है। ये जो गर्मी निकलती है इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और प्रोसेस में। और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अभी नई आई है, ये बहुत समय से चल रही है। 1830s के आसपास से टेक्नोलॉजी ये चल रही है और नासा ने इसको लगातार इस्तेमाल किया है अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये फ्यूल कौन सा था, तो मैंने आपको बताया केमिकल एनर्जी किसमें, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन आपके फ्यूल की तरह काम करेगा और क्लीन हाइड्रोजन इसको चाहिए। साथ में ऑक्सीजन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगी। अब ये बात न्यूज़ में क्यों है, देखिए टोक्यो में ओलंपिक्स इस बार होने वाले थे 2020 में। उससे पहले जापान का प्लान था कि रोड पे हज़ारों व्हीकल्स ऐसे उतार दिए जाएं जो हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेट किए जा सकें। अगर इस पर्टिकुलर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जापान इस क्षेत्र में एक प्रोग्रेसिव देश है। जैसे मैंने बताया, होता क्या है, हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोजन भी कैसी, क्लीन, यानी एकदम स्वच्छ हाइड्रोजन चाहिए होगी। उसको क्या ऑक्सीडाइज किया जाएगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे मिलाई जाएगी। होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर आपके सामने आएगी। और ये पूरा प्रोसेस किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बैनर के अंडर ऑपरेट किया जाता है। बेसिकली क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो ये क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये जो फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं या फिर जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स हैं, इनको भविष्य के व्हीकल्स का भी दर्जा दिया जाता है। यानी आने वाले फ्यूचर में इसी तरीके के व्हीकल्स हमको रोड पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता। यहाँ से आपने फ्यूल डाला यानी कि हाइड्रोजन डाला, बीच में आपने उसको हवा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया यानी ऑक्सीडाइज करवाया, तो जो इसके अंदर केमिकल एनर्जी भरी हुई थी वो सीधे के सीधे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बीच में इसने कुछ भी चीज़ अपनी स्टोर नहीं की। जो यहाँ पे एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए भी आपके ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी भी एक चीज़ को आप कट कर देंगे तो संभव ही नहीं है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सके इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो एक कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत है। फ्यूल भी आना चाहिए, ऑक्सीजन भी आनी चाहिए। लगातार दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देते रहिए, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो करीब 40 से 60% एफिशिएंट है ये। अगर आप जनरेटर की बात करेंगे तो वो करीब 12 से 20% तक एफिशिएंट होता है। अगर बहुत ही बढ़िया जनरेटर की बात कर लें तो मैक्सिमम 30% तक वो एफिशिएंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो हाइड्रोजन सेल है उसमें 40 से 60% की एफिशिएंसी है, तो बहुत ज़्यादा है ये। लेकिन इसको चलाने के लिए जैसा मैंने बताया आपको कांस्टेंट सप्लाई देना होगा, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं उसका एमिशन बहुत कम हो जाता है। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस तो निकल ही नहीं, सिर्फ निकल रहा है तो वाटर निकल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। तो उससे ना ही पर्यावरण को नुकसान होगा, ना ही मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान होगा। उसके अलावा मैंने बताया आपको इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये अधिक दक्ष है। जैसे बाकी सारे बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें आपको प्लग लगाना पड़ता है तभी वो चालू होते हैं। और उसके अलावा भी अगर उसमें टंकी आपने फुल कर ली तो भी 300 किलोमीटर की रेंज से वो आगे नहीं बढ़ पाते। फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी से आप उसको पूरा चार्ज करें, जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं वैसे ही उसको चार्ज करेंगे और उस चार्जिंग के बाद ही ये संभव है कि वो आगे बढ़ पाएँ। पर हाइड्रोजन सेल में ऐसा नहीं है, ये अधिक दूरी आपको तय करवा सकता है। हालांकि कुछ इसके साथ जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन के निर्माण की अगर आप पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की ज़रूरत होती है। जहाँ भी फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत होगी वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी ही निकलेंगी। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन जो सेल है वो जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो ग्रीन हाउस गैसेज कम करेगा, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन खुद प्रोड्यूस करने में आपको ग्रीन हाउस गैसेज निकालनी पड़ रही हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बात है और इसका ये एक चैलेंज भी है। उसके अलावा एक्सप्लोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत बड़ा धमाका करता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो अगर ज़रा भी यहाँ पे रिएक्शंस में ऊंच नीच हो गई तो एक्सप्लोजन होने के बहुत चांसेस हैं, धमाका होने के बहुत चांसेस हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग कंक्रीट मैच्योरिटी मीटर के बारे में पढ़ेंगे या फिर कंक्रीट परिपक्वता मीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मीटर है कंक्रीट की परिपक्वता को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है उसने देश का पहला स्वदेशी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वदेशी कंक्रीट परिपक्वता मीटर विकसित किया है जो निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट की
ताकत को निर्धारित करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसने ये चीज़ का डेवलपमेंट किया है आपको ध्यान रखना है। और ये जो फाउंडेशन है क्या है, ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है और इसने पहला इंडिजिनस यानी पहला स्वदेशी ऐसा मैच्योरिटी मीटर डेवलप किया है जो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भापने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो भी छोटे मोटे एरर्स होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को भापने में, उससे यह मीटर निजात दिलवाएगा। ये एक एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन की तरफ हमको ले जा रहा है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आता है उसको करीब 10 से 12% तक ये कम करेगा, क्योंकि जो फॉरेन के मैच्योरिटी मीटर्स की हम लोग बात करते हैं जो करीब 3 से 5 लाख की कॉस्ट में आते हैं, उससे 30 से 40% कम कॉस्ट में ये वाला हमारा स्वदेशी मीटर हमको पड़ेगा। और क्योंकि हमारा खर्चा कम हो रहा है, इस वजह से ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी कम होगी। यहाँ पे जो मेथड का इस्तेमाल किया गया है वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि भाई जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली उसके हाइड्रेशन या फिर टेम्परेचर और एज से रिलेटेड है। और जो डिवाइस है इसको आप सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप कहीं से भी कोई भी चीज़ का विवरण ले पाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कौन सी संस्था ने इसको बनाया है, और ये पहला इंडिजिनस यानी पहला स्वदेशी कॉन्क्रीट मैच्योरिटी मीटर है। तो ये पहला जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। फिर हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। यहाँ पे हम यूएस के एक एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, जब वो अपने करंट मिशन में 289 डेज कंप्लीट कर चुकी हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो फरवरी 2020 में वापस आएंगी और उससे पहले 328 दिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिता चुकी होंगी। और अक्टूबर 2019 में वो पहला जो ग्रुप गया था स्पेस वॉक के लिए जिसमें सब फीमेल थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला ऑल फीमेल स्पेस वॉक था, उसमें वो भी हिस्सा बनी थी और उनके साथ जेसिका मेयर थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग 5G के बारे में पढ़ेंगे। तो 5G है क्या, ये 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है जो अपने पुराने नेटवर्क की पीढ़ी की तुलना में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी तक ऑलरेडी 4 जनरेशन नेटवर्क हम लोग देख चुके हैं। जैसे 1G जो था वो सिर्फ एनालॉग वॉइस डिलीवर करता था, उसके बाद आया 2G जहाँ पे डिजिटल वॉइस आने लगी CDMA जिसको कहा जाता था। फिर आया 3G जो था वो मोबाइल डेटा को यहाँ पे मेजर सेंट्रल रोल के तौर पे लाया था। 4G जो आया उसने इस डेटा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और अब आ रहा है 5G हमारे सामने। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5G के बारे में बात करें तो ये 5th जनरेशन का सेलुलर टेक्नोलॉजी नेटवर्क है जो आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों ही स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और साथ साथ जो भी लेटेंसी है उसको कम करेगा। अब बात यहाँ पे आती है लेटेंसी क्या होता है। लेटेंसी का तात्पर्य है जो भी समय लगता है किसी भी नेटवर्क को रिस्पॉन्ड करने में, जो टाइम लैग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी को हम लेटेंसी कहते हैं। अगर लेटेंसी ज़्यादा है यानी कि नेटवर्क रिस्पॉन्ड करने में समय ले रहा है। अगर नेटवर्क रिस्पॉन्ड करने में समय ले रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि आपके पास जो भी स्पीड आएगी वो बहुत कम आएगी, क्योंकि आपके यहाँ से पैकेट जा रहे हैं लेकिन जो पैकेट वापस आ रहे हैं वो कम स्पीड से आ रहे हैं। वहीं पे अगर लेटेंसी कम है इसका तात्पर्य है कि नेटवर्क बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा स्पीड को बढ़ाने में। 5G में लेटेंसी को कम किया जाएगा, डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों को ही बढ़ाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो 5G है वो 1 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करेगा, जो करीब 100 गुना ज़्यादा है एग्जिस्टिंग नेटवर्क से। ये एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। उसके अलावा जो इसका फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी ब्रॉड होगा। इससे होगा ये कि फ्रीक्वेंसी को पर्याप्त जगह मिलेगी और उसमें कोई भी नेटवर्क कंजेशन नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी वाइड होता है अगर हम लोग 5G की बात करते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग इवोल्यूशन पे बात करें कि आज हम कैसे 5G तक पहुँच पाए हैं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा पहले फर्स्ट जनरेशन को, जो कि 1980s के आसपास लॉन्च किया गया था और सिर्फ ये वॉइस कॉलिंग सपोर्ट करता था, इसमें कोई भी इंटरनेट चलने की सुविधा नहीं थी। फिर आया सेकेंड जनरेशन या फिर 2G 1990s के आसपास। यहाँ पे वॉइस और इंटरनेट दोनों आ चुके थे, हालांकि इंटरनेट स्पीड बहुत कम थी, 64 kbps तक ये लिमिटेड थी। फिर आई थर्ड जनरेशन की बारी यानी 3G की बारी, जो 2000s में कभी लॉन्च किया गया था और इसमें स्पीड बढ़ा के 1 Mbps से 2 Mbps तक कर दी गई थी इंटरनेट की। यहाँ पे वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरीके की सुविधाओं की शुरुआत की गई थी। फिर आया हमारा फोर्थ जनरेशन या फिर 4G, जो वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था।
यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि 100 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड ये प्रोवाइड करेगा और ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको समझने हैं, ध्यान रखने हैं। फिर अब अगर बात करें हम लोग 5G की, तो नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेहतर स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करता है जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क कंजेशन नहीं आता। 4G से कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे हालांकि हमने जैसे ही चाइना को इन्वॉल्व किया है तो अमेरिका और जापान दोनों ही इस बात से खुश नहीं है। भाई जो चाइना का ये हुआवे कंपनी है, इसको 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन कर दिया था अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रीजंस के तहत, और उसी के अंडर एक बेसिकली इंटरनेशनल कैंपेन की शुरुआत की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि जहां भी 5G प्रोजेक्ट चलाने की बात आ रही है हुआवे द्वारा, उस प्रोजेक्ट को वहीं पर स्थगित कर दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन क्योंकि भारत इस चीज़ को प्रोएक्टिवली आगे बढ़ा रहा है, तो यूएस और जापान दोनों ही इससे नाखुश हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग मणि ऐप के बारे में पढ़ेंगे। मणि जो है उसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगर पहला लेटर आप उठा ले तो बन जाता है मणि ऐप। सबसे पहला ज़रूरी क्वेश्चन, किसने लॉन्च किया? तो भारत के सेंट्रल बैंक ने यानी आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। और किसके लिए किया है? जो भी विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं, यानी जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं, वो करेंसी नोटों के मूल्य को पहचान सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर यानी मणि ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ये लाया क्यों गया? देखिए 2016 में जब विमुद्रीकरण किया गया यानी डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तो जो भी दृष्टिबाधित लोग थे, नए नोटों की पहचान करना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा टास्क हो रहा था। बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। तो इस मोबाइल बेसिकली इस ऐप में क्या होगा, देखिए जो भी नोट है उसको आप मोबाइल से अपने स्कैन कर लेंगे। मोबाइल एक बार स्कैन करने के बाद ऑडियो रूप में आपको ये सुनाएगा कि वो नोट कौन सा है। हालांकि ये जो ऐप है इसमें एक समस्या ये है कि ये इस चीज़ को प्रमाणित नहीं कर पाएगा कि जो आप नोट उसको दिखा रहे हैं वो सही है या फिर नकली नोट है, लेकिन बस वो ये बता देगा कि वो 100 का है, 200 का है, 500 का है। और यहाँ पे जो ऑडियो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता को केटर कर पाएँ। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी मौजूद है। एक बार आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया तो आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में ही काम करेगा। बस करना क्या है, आपको नोट रखना है, अपने मोबाइल से आपको इस नोट को स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन किया तो आपको मोबाइल ऑडियो सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करेगा और बताएगा 500 का है या फिर 200 का है, 100 का है। और ये जो ऑडियो सिग्नल होगा, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, जो हाल ही में एस्टैब्लिश किया गया है कर्नाटक में। और इसी में इसरो और डीआरडीओ ने कुछ एमओयू साइन किए हैं, जिसके तहत वो लोग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे इस सेंटर को। और ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे किस चीज़ में मदद करेगी? जो हम ह्यूमन स्पेस मिशन प्लान कर रहे हैं गगनयान के अंतर्गत, उसमें ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मदद करेंगी। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चैलकेरे नामक स्थान पे, तो आपको यहाँ पे स्थान का नाम भी याद होना चाहिए, वहाँ पे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की है। इस क्षेत्र में ऑलरेडी कई जगह अलग अलग हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज मौजूद हैं, जैसे इसरो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ, उन्नत वैमानिक परीक्षण रेंज, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय विज्ञान संस्था की काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये उड़ान केंद्र भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। बेसिकली अभी हुआ क्या था दोस्तों, हमारे यहाँ से कुछ 4 लोगों को रशिया भेजा गया था, जिसके तहत वो ट्रेनिंग ले सके गगनयान में आने वाले सभी टास्क की। तो अब हमने ये अपना खुद का सेंटर खोल दिया है। तो होगा ये कि ये एक सेल्फ कंटेंट फैसिलिटी होगी, यानी कि अभी जो हमने लोगों को रशिया भेजा है ट्रेनिंग के लिए, अब हमको उनको कहीं भेजना नहीं पड़ेगा। हमारे देश में खुद इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में। जो गगनयान है ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा और इसरो ने तय किया है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे 2022 में इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया जाए। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हुआ ये है कि भारत ने प्लान किया है कि उसके जो भी सैटेलाइट्स हैं लो अर्थ ऑर्बिट में,
या फिर पृथ्वी की निचली कक्षा में आप समझ लीजिए ये 5 सैटेलाइट हैं ABCDE अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। तो इन सब को कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया जाएगा IDRSS के थ्रू, जिससे हम अपने स्पेस एसेट से लगातार कम्युनिकेशन बनाए रख सकें। तो ये IDRSS क्या है? ये एक सेट ऑफ सैटेलाइट्स है। इसके तहत इस तरीके से कुछ सैटेलाइट्स यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे जो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, डेटाज एक दूसरे को भेज पाएंगी और दूसरी सैटेलाइट से भी यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनसे भी डेटा शेयर कर पाएंगी। जो इस IDRSS में 2000 किलो की कैटेगरी में आने वाली सैटेलाइट्स हैं, उनको बेसिकली GSLV लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो आप देखिए, क्योंकि ये इतनी भारी सैटेलाइट है इसीलिए तगड़ा वाला लॉन्च व्हीकल यहाँ पे हमको ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम लोग GSLV का इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इनको प्लेस किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जो ये ऑर्बिट है, यहाँ पे जो भी सैटेलाइट होता है वो करीब 1/3 पृथ्वी के भाग को कवर कर लेता है। तो यानी कि अगर इस तरीके से आप 3 सैटेलाइट यहाँ पे लगा दें तो पूरी पृथ्वी को आप कवर कर सकते हैं। अब इसमें आने वाले फ्यूचर में हम लोग इससे गगनयान को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, जो भी क्रू जो है वो एक बार अंतरिक्ष में चला गया तो इस IDRSS के थ्रू वो अपने सारे डेटाज तुरंत यहाँ पे भेज पाएगा और कंटिन्यूसली उस पर ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति हो तो तुरंत तौर पे कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जा सके। तो इस तरीके का ये एक सेट ऑफ सैटेलाइट है जो डेटा शेयरिंग और मॉनिटरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये कौन सी सैटेलाइट्स को ट्रैक कर रहा है? बेसिकली जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखी हुई हैं, क्योंकि उनका जो कवरेज होता है, जो रीच होती है वो लिमिटेड होती है। तो इसीलिए वो यहाँ पे उनको ट्रैक करेगा और लगातार डेटा एक दूसरे से शेयर करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे भारतीय कोबरा का जीनोम को मैप कर लिया गया है, यानी उसका अनुक्रमण कर लिया गया है। भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर आप कोबरा के जीनोम को पढ़ पाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे, तो आप देख लेंगे कि उसके जहर में कौन कौन से अलग अलग केमिकल्स मौजूद हैं और उसी की वजह से हम लोग नई एंटी वेनम थेरेपीज़ का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि जहर में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं तो आप उससे लड़ने वाली दवाइयाँ कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ पता करने के लिए ये चीज़ पता करने के लिए हमने इंडियन कोबरा के जीनोम को यहाँ मैप किया है। अब हम उसके जहर में क्या क्या केमिकल्स मौजूद है ये देखेंगे और फिर उससे लड़ने वाली यहाँ पे दवाइयों का निर्माण करेंगे। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे 14 अलग अलग डेटाज को लिया गया है और उसमें जो भी विष ग्रंथि में मौजूद प्रोटीन है उन प्रोटीन को समझने की पूरी कोशिश की गई है। इस अध्ययन के दौरान टोटल 19 जीन का विश्लेषण किया गया है और इनमें से 16 जीन में प्रोटीन की उपस्थिति पाई गई थी जो कि विषैला है, यानी विष से संबंधित है। अब अगर जीन की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जीन क्या होता है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है। उसके अलावा जीन से ही कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अपने पेरेंट से बच्चे में आते हैं, जैसे उसकी आंखों का कलर, बालों का कलर, हाइट, वेट, बॉडी का स्ट्रक्चर। ये जनरली जेनेटिक होता है। ऑल्दो वेट जेनेटिक नहीं है, लेकिन बॉडी के स्ट्रक्चर आप अगर देखें तो वो काफ़ी हद तक जेनेटिक होता है। उसके अलावा अगर मैं जीनोम की बात करूं तो हमारे बॉडी में जितने भी डीएनए हैं उनका कंप्लीट जो सेट होता है उसको जीनोम कहते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम रैनिटिडीन के बारे में बात करेंगे। क्या है? बेसिकली एक ये दवा है जिससे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग है, यानी जो कुछ पुराने ड्रग्स हैं उनमें से एक ये है जो कि एसिडिटी को ठीक करने में काम लिया जाता है। और बहुत सारे इसी की कैटेगरी के ड्रग्स हैं जिनको एसिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है। उससे ये वाला ड्रग सेफ माना गया है, सुरक्षित माना गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स, ये भी इसी की कैटेगरी का एक ड्रग है, लेकिन ये वाला सुरक्षित नहीं माना जाता। और जो रैनिटिडीन है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। WHO द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए, उनमें से ये एक ड्रग है। उसके अलावा दोस्तों WHO यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन निकालता है, जहाँ पे कुछ एसेंशियल मेडिसिन की एंट्री की जाती है। उस लिस्ट में भी ये स्थान प्राप्त करता है। भारत में बहुत सारी कंपनी है जैसे कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये इस ड्रग के करीब 180 वर्जन से ज़्यादा बेचते हैं। कुछ कॉमनली बिकने वाले इस ड्रग के वर्जन है जैसे कि ज़ैंटैक, एस्टैक, गिरान। तो ये आपको इस ड्रग के बारे में याद रखना है। अब भाई बात ये आ रही कि हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। हम पढ़ इसीलिए रहे हैं कि ये जो एसिडिटी की दवा है,
अभी यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि इस रैनिटिडीन में कुछ मात्रा में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, यानी इसमें कुछ मात्रा में ऐसी चीज़ें भी हैं जो कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। ऐसा कहा है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उसके बाद हमारे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर्टिकुलर मेडिसिन की जांच के आदेश दिए हैं। अगर थोड़े टेक्निकल टर्म से बात करें दोस्तों, तो इस ड्रग में एक NDMA नामक इम्प्योरिटी होती है जिसका पूरा नाम है N-नाइट्रोसोडाइमिथाइल अमीन। तो ये जो एलिमेंट है ये इस रैनिटिडीन में कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है और कहा जा रहा है यही कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ये जो ड्रग है ये टैबलेट्स में भी मौजूद होती है, ये ड्रग्स के इंजेक्शन भी आते हैं, और क्योंकि एसिडिटी के लिए ये इतनी कॉमन दवा है तो इसमें इस तरीके के जब भी कोई संदेह उठेंगे तो वो बहुत भारी मात्रा में लोगों को प्रभावित करते हैं। और ये तो बहुत ज़बरदस्त संदेह है कि भाई कैंसर कॉजिंग है ये। हालांकि यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो NDMA है अगर इसको भारी मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये नुकसानदायक है, लेकिन अगर कम मात्रा में ये जाएगा तो ये एज सच बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता। और अगर रैनिटिडीन की बात करें तो कुछ यहाँ पे इनिशियल टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट के रिजल्ट से ये साबित होता है कि जो इसमें मात्रा है वो बहुत कम है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा तो कई खाद्य पदार्थों में होता है NDMA की मात्रा। तो इसीलिए ऐसा देखा जा रहा है कि ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि ये जो ड्रग है ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाए, यानी अगर आपके पास डॉक्टर द्वारा लिखा गया पर्चा है तो ही आपको ये ड्रग दी जाएगी, वरना आपको ये ड्रग नहीं दी जाएगी अब। और इसको शेड्यूल H के तहत इंक्लूड कर लिया गया। जो इस पर्टिकुलर लेबल के तहत ड्रग्स आ जाती हैं उनको दो चीज़ें हैं, एक तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेचा जा सकता है, और दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उनको बेच सकता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत जो ऐसी शेड्यूल H वाली ड्रग्स होती हैं उनको RX से डिनोट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग व्योम मित्र के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी अर्ध मानवीय रोबोट है ये, जिसको लॉन्च किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों किया है? तो इस पे गगनयान मिशन के टेस्ट के तौर पे भरोसा किया जाएगा। यानी कि मेरा तात्पर्य है कि भाई गगनयान मिशन में एक्चुअली लोग बैठ के जाएं, उससे पहले 2 हम लोग अनमैन्ड फ्लाइट्स भेज के देखेंगे और फिर वहाँ की सूटेबिलिटी को चेक करेंगे। तो ये जो व्योम मित्र है ये सभी ह्यूमन फंक्शंस को रेप्लिकेट करेगा इस गगनयान मिशन में, इससे पहले कि एक्चुअली हम लोग लोगों को बिठा के वहाँ भेजें। जो 2 ये ट्रायल्स होंगे जिसमें कोई भी मानव नहीं जाएगा वो ह्यूमनॉइड के साथ ही किए जाएंगे, जिसमें 1 दिसंबर 2020 और दूसरा जुलाई 2021 में किया जाएगा। अब आप अगर बात करें तो इसका परिचय कहाँ पे दिया गया, तो 22 जनवरी को बैंगलोर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इसरो, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर एक सम्मेलन कराया था। इस तरीके का ये अभी तक का पहला सम्मेलन था, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसरो इन 2 मानव रहित कार्यक्रम में जो हम 2020 और 2021 में भेजने वाले हैं उसमें क्रू की जगह पर ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भेजा जाएगा। ये जो महिला रोबोट है ये अंतरिक्ष में इंसानों की तरह काम करेगी और जीवन प्रणाली की संरचना पे नज़र भी रखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है व्योम मित्रा का एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो गगनयान में लोग भेजे जाएंगे तीसरी बार में, उससे पहले जो 2 बार खाली जाएगा गगनयान उसमें इस व्योम मित्र को बिठा के भेजा जाएगा। फिर हम चलते हैं एक अगले टॉपिक पे। यहाँ पे आर्किया के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सूक्ष्म जीव है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि राजस्थान की सांभर लेक में, जो कि सॉल्ट लेक के तौर पे मशहूर है, वहाँ पे एक नया आर्कियन पाया गया है। ये क्या है? ये एक प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कहाँ रहते हैं, गर्म झरनों में रहते हैं, ठंडे डेजर्ट्स में रहते हैं और हाइपर सेलाइन लेक में रहते हैं जहाँ पे नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है और आज अगर आप बात करें तो ह्यूमन के गट में मौजूद रहते हैं ये, और ह्यूमन की हेल्थ को बनाए रखने में, ह्यूमन को स्वस्थ बनाए रखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इको फ्रेंडली तरीके से गंदे पानी को ट्रीट किया जाता है। हालांकि इनको कल्चर करना या फिर इनको अलग से प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तक हमको लेबोरेटरी की ऐसी सेटिंग ही नहीं मिल पाई है। जो ये नया अभी आर्किया मिला है सांभर लेक में, इसका नाम रखा गया है नटालिबा स्वरूपे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और
इसमें ऑनर किया गया है डॉक्टर रेणु स्वरूप को, जिन्होंने लगातार माइक्रोबियल डाइवर्सिटी की फील्ड में बहुत स्टडीज़ की हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम लोग एंटी सैटेलाइट वेपन्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में मिशन शक्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। जो मिशन शक्ति है बेसिकली DRDO द्वारा कैरी आउट किया गया था, और एंटी सैटेलाइट मिसाइल के टेस्ट के बाद में भारत ऐसा चौथा देश बन गया था जिसने कोई लाइव सैटेलाइट को शूट डाउन किया हो उसके ऑर्बिट में। यानी मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे एक लाइव सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रही है। हमने एंटी सैटेलाइट वेपन्स की मदद से इस लाइव सैटेलाइट को शूट डाउन किया है, और ऐसा करने वाले हम पूरे विश्व में चौथी कंट्री बन चुके हैं। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो यानी अब इंडिया ने इनके क्लब को ज्वाइन कर लिया है। अब जिस सैटेलाइट को यहाँ पे मार गिराया हमने अपने एंटी सैटेलाइट वेपन से, वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड था, जो कि करीब 300 से 2000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ये सैटेलाइट माइक्रोसैट R थी, जिसको इसरो ने लॉन्च किया था जनवरी 2019 में, और इसको इमेजिंग सैटेलाइट के तौर पे लॉन्च किया गया था। यानी ये वहाँ पे घूम घूम के पृथ्वी की इमेज लेगी, यानी फोटो खींचेगी। कमाल की बात यह है, जो हमारा ये पूरा वेपन का सिस्टम है, ये पूरा हमारा हथियार की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, ये हमने खुद इंडिजिनसली डेवलप किया है, ये स्वदेशी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जो दोस्तों माइक्रोसैट R को मार गिराने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, वो इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत निर्मित थी। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करते हैं, जिससे कि कहीं और से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो भारत पे खतरा बन के, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये DRDO का एक इनिशिएटिव है, आपको ये याद रखना है, DRDO का प्रोग्राम है ये। अब दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी अपनाती है। यानी इस एक पॉइंट तक ये ऊपर जाएगी आकाश में, फिर ये इस तरीके से मुड़ जाएगी और उल्टा यू बना लेती है ये अपनी ट्रैजेक्टरी में, और यहाँ जाके ये हिट करेगी। तो आपको याद रखना है इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है? पैराबोलिक। अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो तो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। हर बैलिस्टिक मिसाइल दो तरीके की होती हैं, एक होती है शॉर्ट रेंज और एक होती है लॉन्ग रेंज। जो दोस्तों शॉर्ट रेंज होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ऐसे जाके ऐसे गिर जाती है। तो ये अगर बादल में मानूँ तो ये आपका एटमॉस्फेयर है, इसके नीचे ही नीचे जाके घूम के स्ट्राइक कर जाएगी। इसको इसलिए बोलते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर ही। और वहीं पे अगर आप बात करें लॉन्ग रेंज वाले की, तो वो बादल से भी ऊपर चली जाती है और वो एटमॉस्फेयर के हमारी बाहर चली जाती है। तो इसको इसी वजह से बोला जाता है एक्सो एटमॉस्फेरिक। तो ये क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है और आउटर स्पेस में जाके, यानी अंतरिक्ष में जाके, फिर वो वापस हमारे एटमॉस्फेयर में आती है और फिर अपने टारगेट को स्ट्राइक करती है। इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सो एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। तो अगर इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आपने ये इंडिया से छोड़ी है मिसाइल, तो ये पूरे अंतरिक्ष तक चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाएगी और दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर दूसरे महाद्वीप में जाके स्ट्राइक करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे एशिया से इसको छोड़ा है, तो आप ये समझिए कि ये दूसरे किसी कॉन्टिनेंट में जाके, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में जाके स्ट्राइक कर सकती है। इतनी क्षमता है इसके पास। और इतना बड़ा पैराबोला कैसे बनाएगी ये तभी संभव है जब ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाए और अंतरिक्ष तक जाके वापस अंदर की तरफ आए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक। अब आप सोचिए, मान लेते हैं हम लोग भारत में यहाँ बैठे हैं और कोई यहाँ पे मिसाइल आ रही है हमको अटैक करने। अगर वो एक्सो एटमॉस्फेरिक हुई तो हम क्या करेंगे, और अगर वो एंडो एटमॉस्फेरिक हुई तो हम क्या करेंगे हमारे बचाव के लिए। तो दोनों ही चीज़ों से लड़ने के लिए DRDO ने दो अलग अलग सिस्टम का निर्माण किया है। अगर भाई सामने वाला कोई एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल भारत के ऊपर चला रहा है, तो उससे बचने के लिए DRDO ने पृथ्वी एयर डिफेंस या फिर प्रद्युमन का निर्माण किया है। यानी अगर मान लीजिए कोई और कॉन्टिनेंट से, फॉर एग्जांपल अफ्रीका से इस बार मिसाइल चलाई गई भारत को टारगेट करके, और वो एक्सो एटमॉस्फेरिक है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, दो कॉन्टिनेंट को कवर कर रही है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे देश में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम या प्रद्युमन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि इसको डिटेक्ट करेगा और इसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देगा। पहले की मेरा तात्पर्य है कि इससे पहले कि ये किसी भी तरीके की क्षति पहुंचा पाए, हम इसको पहले ही ट्रैक करके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उसके लिए अगर एक्सो एटमॉस्फेरिक की बात करें तो हमारे पास खुद का सिस्टम है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर प्रद्युमन, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन अभी हमने इस्तेमाल किया है मिशन शक्ति में। और अगर कोई एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल भारत की तरफ चलाएगा तो उसके लिए भारत के पास एडवांस्ड एयर डिफेंस है या फिर अश्विन है।
तो ये हमारे पास खुद के सिस्टम है काउंटर अटैकिंग वाले। अगर हमको लगेगा कहीं से हमारे ऊपर हमला हो रहा है, एक्सो एटमॉस्फेरिक है या फिर एंडो एटमॉस्फेरिक है, तो हम लोग प्रद्युमन या फिर अश्विन के जरिए उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी उसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अगर किसी भी दुश्मन देश से आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल को आपको देखना है, रोकना है, तो आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप मैप कर पाएँ कि वो कहाँ से लॉन्च की गई है और उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है। तो ये हम कैसे करते हैं, हमारे पास ज़मीन पे ही कुछ रेडार्स लोकेटेड होते हैं। उन रेडार्स की मदद से हम ये देखते हैं कि ये मिसाइल कहाँ से आ रही है, इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, क्या ये आके भारत पे अटैक करेगी या आगे निकल जाएगी। तो ये सब देखने के लिए हमारे रेडार्स हैं जो कि ग्राउंड बेस्ड है, यानी ग्राउंड पे लगे हुए हैं। उसके अलावा इसका एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए हम कुछ स्पेस बेस्ड डिवाइस पे भी रिलाय करते हैं, यानी ऐसे डिवाइस जो अंतरिक्ष में लगे हुए हैं, क्योंकि वही ऊपर से देख पाएंगे कि भाई अफ्रीका से एक मिसाइल छोड़ी गई है जो भारत की तरफ आ रही है, तो इसीलिए उनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो अगर इसकी बात करूं तो इसमें हम लोग दो चीज़ों पर रिलाय करते हैं। एक तो इजराइल से ली हुई हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ग्रीन पाइन रडार, और दूसरी हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड स्वर्ड फिश रडार। तो इन दोनों पे हम डिपेंड करते हैं। ये दोनों स्पेस बेस्ड हैं, ये हवा में ही देख लेती हैं कि भाई अफ्रीका से अभी अभी मिसाइल छोड़ी गई है, और वो ट्रैजेक्टरी क्या बना के आ रही है, क्या भारत में गिरेगी, ये हमारे ग्राउंड पे लगे हुए रडार देख लेते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने मिशन शक्ति पे। यहाँ पे बेसिकली अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला एक छोटा सा सैटेलाइट जो कि लाइव सैटेलाइट था, उसका नाम था माइक्रोसैट आर। उसको माफ़ कीजिएगा, उसको हमने ख़त्म किया है और हमने यहाँ काइनेटिक किल अप्रोच अपनाई थी। क्या तात्पर्य है, हमारी मिसाइल जाके सीधे इसमें टकरा गई, कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं थे, यानी कोई भी उसमें ऐसा पदार्थ नहीं था जिससे कोई विस्फोट हो, बस वो अपनी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही थी। मिसाइल आई और मिसाइल आके इससे टकरा गई, टकरा के इसको विस्फोट करने के बजाय ऐसे ही नष्ट कर दिया। अब होगा क्या, देखिए ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, उसके अलावा ये छोटी सैटेलाइट थी, तो कोई भी इससे स्पेस डेब्रिज जनरेट नहीं होगा, यानी कुछ समय तक तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहेगा और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा हम लोग कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें स्पेस डेब्रिज का खतरा रहता है, मतलब अंतरिक्ष में जमा होने वाला कचरा। अब ये सोचिए, मैंने जाके इसमें कोई चीज़ भेड़ दी तो ये टूट जाएगा, ये टूट के छोटा छोटा अपना मलबा चारों तरफ इस तरीके से रिलीज कर देगा। अब ये सैटेलाइट का मलबा है, कल को अगर ये नष्ट नहीं हुआ और ये अंतरिक्ष में घूमता रहा तो किसी और सैटेलाइट में ये जाके संभव है कि उसको खराब कर दे, मैल फंक्शन कर दे या फिर उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। तो इसी वजह से जो स्पेस का डेब्रिस होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि स्पेस में डेब्रिस कम से कम हो। इनफैक्ट अलग अलग प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए थे इस डेब्रिस को हटाने के लिए। तो जो हमारा मिशन शक्ति है उसमें हमने जिस मिसाइल को इस्तेमाल करके हमारे माइक्रोसैट आर को नष्ट किया है उससे कोई स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं होगा, कोई भी स्पेस में मौजूद कचरा क्रिएट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। अगर मैं चाइना की बात करूं, वर्ष 2007 में चाइना ने भी इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसमें जो सैटेलाइट थी वो करीब 800 किलोमीटर की हाइट पे थी। उसने जाके वो सैटेलाइट को नष्ट कर दिया। अब सैटेलाइट को नष्ट किया तो सैटेलाइट में बहुत सारा जो मलबा है वो आज तक कहीं ना कहीं स्पेस डेब्रिस के तौर पे मौजूद है और वो वापस भारत के माफ़ कीजिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नहीं गिरा, जिससे वो सभी स्पेस मिशन के लिए खतरा बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ध्यान रहे कि इंडिया जो है वो पहले वायलेंस में कभी भरोसा नहीं रखता, वो फर्स्ट किल वाली अप्रोच नहीं रखता। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसका एक रेजोल्यूशन है 6932, इंडिया उसको सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया कहता है भाई हम लोग पहले नहीं बनेंगे जो आउटर स्पेस में या फिर अंतरिक्ष में वेपन्स प्लेस करें। अब जैसे आपने देखा ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं, इसी वजह से इंडिया ने भी ये ट्रायल किए। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला देश है जिसने किए हैं, और वो इसीलिए क्योंककि संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है उसमें 6932 रेजोल्यूशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 1967 की एक आउटर स्पेस ट्रीटी थी जिसमें इंडिया सिग्नेटरी है, तो उस ट्रीटी को भी इंडिया ने किसी भी तरीके से भंग नहीं किया, क्योंकि वो ट्रीटी कहती है कि आप अंतरिक्ष में कोई ऐसा वेपन या कोई ऐसा हथियार नहीं रख सकते जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके, जो बहुत बड़ी तादाद पे लोगों को मार सके। लेकिन जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है वो बस कुछ सेकंड ऊपर रहा फिर वापस नीचे आ गया, तो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर आए ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी वायलेट नहीं किया और इंडिया सपोर्ट करता है कि हम पहले देश नहीं बनेंगे जो ऐसे आउटर स्पेस को वेपनाइज करने की ओर बढ़े। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको मदद मिली होगी। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।